नमस्कार। होली के इस पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मुख्यमंत्री और उनके साथ पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है। उन्होंने 2026-27 का बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। इस बजट के सराहना मैं इस रूप में करना चाहूँगा कि इस बजट में विजन है, जो देश के विजन के साथ मेल खाते हुए जहाँ 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, ये संकल्प लेकर भारत के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही इस बजट में विजन है कि 2047 तक हरियाणा की जो जीडीपी है वो $1 ट्रिलियन की बने। $1 ट्रिलियन का मतलब है आज के भाव में 91 लाख करोड़। ट्रिलियन भी लाख करोड़ होता है, लेकिन वो डॉलर में होता है। डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपए में आ जाएगा। और आज हमारा जो जीडीपी है वो 13 लाख करोड़ से ऊपर का है। 13,67,600 जो है 56 करोड़ का है, तो 669 करोड़ का है। 13,67,669 करोड़ का है। तो ये जो हमारा जीडीपी है ये 7 गुना और बढ़े। ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। पिछले 10 सालों में ये 3 गुना बढ़ा है। तो जिस प्रकार से इकोनॉमी की गति चल रही है, तो लक्ष्य केवल जिसको मैं कहूँगा कि ऐसा लक्ष्य नहीं है कि जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात जो इसमें है वो है कि जो समसामयिक समय होता है, उस समसामयिक समय के हिसाब से किसी भी प्रदेश और देश को आगे बढ़ना होता है। तो देश में भी अभी एआई समिट हुआ, और एआई अपनी एआई कैसे हो, क्योंकि चीन की अपनी एआई है डीप सीक, अमेरिका की अपने कई एआई के पोर्टल हैं, चाहे चैट जीपीटी है चाहे बाकी हैं। तो भारत का भी अपना एआई हो, क्योंकि भारत अगर दुनिया की महाशक्तियों में खड़ा होना चाहता है तो भारत का भी अपना एआई का एक पोर्टल आ गया है, इंडस। अभी उस लेवल का नहीं है जिस पर बाकी है, लेकिन वो भारतीय हिसाब से डेवलप हो रहा है। भारतीय भाषाओं का ट्रांसलेशन बाकी सब, जिसमें वो 90% तक करेक्ट करता है। तो अपना एआई सबमिट हुआ, अपने एआई पर पैसा केंद्र ने भी पैसा दिया है। यहाँ भी एआई पर 474 करोड़ की जो है विश्व बैंक से मदद मिलेगी, और 1 लाख विद्यार्थियों को एआई से जोड़ा जाएगा। ये इस बजट का संकल्प है, भविष्यगामी विचार है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचरोलॉजी बनाया हुआ है, भविष्य की तरफ देखने का विभाग। उसमें भी 21 योजनाएं ऐसी लाए हैं जिसमें नई टेक्नोलॉजीज, आने वाली टेक्नोलॉजीज, भविष्य की तरफ देखते हुए जो है काम किया जाएगा, और उसका प्रोविज़न भी इस बजट में किया गया है। तो इसलिए मैं बधाई देता हूं कि पहले ये बजट विजनरी है, दूसरा ये बजट भविष्य की तरफ देखने वाला है। तीसरा इस बजट का जो विशेषता है वो ये है कि ये समसामयिक चीज़ों पर, जो अभी हमारे चैलेंजेज हैं, उन चैलेंजेज पर भी काम कर रहा है। जैसे पोल्यूशन हमारा चैलेंज है, तो कोई 2000 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो विश्व बैंक से मिल रही है, 2716 करोड़। और उसके कारण से हम कैसे PM2.5 को कम करेंगे, जो छोटे माइक्रोन होते हैं हमारे फेफड़ों में जाकर हमको तरह तरह की बीमारियां देते हैं, उसको कम करने का लक्ष्य है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे कम करेंगे, अमोनिया कैसे कम करेंगे, जितने भी पोल्यूशन के जो कंटेंट हैं हवा में, उन सब को, चाहे वो PM2.5 हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, चाहे अमोनिया हो, कोई सोडियम ऑक्साइड हो, ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं मीथेन टाइप, इन सब को कम करने के लिए इस पर काम होगा। और इसके लिए हमको विश्व बैंक से मदद मिलने का आश्वासन उन्होंने दिया है। तो मैं कहूँगा कि ये वर्तमान चैलेंजेस को ठीक करने के विषयों में से है। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि बेटर वाटर मैनेजमेंट पर इसमें चिंता है। जो हमारे खेत खराब हो गए हैं ज़्यादा पानी से,
उसको ठीक करने की चिंता इस बजट में की गई है। तो जो चैलेंजेज अभी हमारे सामने हैं, जो बसेज बदले जाएंगी, जो पोल्यूशन नहीं करेंगे, इस प्रकार की पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बाकी चीज़ों में वो शामिल है। 500 से अधिक ऐसी बसों की चर्चा है। तो ये मैं ये कहूँगा कि जो इस समय के चैलेंजेज हैं सोसाइटी के सामने, जो सामने दिखाई देते हैं, उन चैलेंजेस को भी एड्रेस करने का काम इस बजट में किया गया है। कोई नया टैक्स नहीं है, ये तो बहुत साधारण बात है बहुत वर्षों से, लेकिन बजट उसके बावजूद भी हमारा 10% से ज़्यादा बढ़ा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि 10% से अधिक बजट बढ़ा है। कोई नया टैक्स नहीं है, उसके बावजूद 10% से अधिक बजट बढ़ा है। इसमें दूसरी सुंदर बात जो मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक प्रबंधन बेटर हो, इसके लिए काम करने की कोशिश की है। क्योंकि ये ज़माना ऐसा है, अगर हमने आर्थिक प्रबंधन बेटर नहीं किया तो राज्यों की इकोनॉमी जो फेल होती है, जिनको बीमारू राज्य कहते हैं, वो इसी से होती हैं कि जब हम उनकी उसको जो है एड्रेस नहीं कर पाते अपनी आर्थिक स्थितियों को, और हमारे पर ज़्यादा कर्ज बढ़ जाते हैं, हमारी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमारे जीडीपी का जो 13 लाख करोड़ से ऊपर का है, मैंने अभी आपको चर्चा की, 13,67,000 करोड़ से ऊपर का है, तो उसमें उसके 25% के लगभग हमारे ऊपर अभी कर्ज है। और ये एक हेल्दी सीमा है, जिसको सभी राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो इसको ऐसा माना गया है कि 25% तक कर्ज जो है, कोई राज्यों पर ऐसा विषय नहीं है कि जिसको हम अतिरिक्त भार के रूप में ले सकें। पंजाब पर 45% से ज़्यादा है उनके जीडीपी का कर्ज। हमारे राजस्थान पर भी 40% के आसपास है। केरल पर भी 38% से ज़्यादा है। बंगाल पर 35% है। कई सारे राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश पे भी 30% से ज़्यादा है। तमिलनाडु पर भी हमारे जितना ही है। तो इसलिए बहुत सारे कुछ राज्यों पर कम भी है, लेकिन ये सीमा ऐसी है जो विद इन लिमिट्स है। इसलिए जो है उन्होंने आर्थिक प्रबंधन पर इसमें काफ़ी ध्यान दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करूँगा। उन्होंने जो ध्यान दिया है उन बातों को मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। राजकोषीय घाटा, यानी कुल मिला के सरकार को कितना कर्ज लेना पड़ेगा अपने खर्चों के अतिरिक्त, उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं कि राजकोष में इतना पैसा कम है और इतना पैसा हमको जो है वो कर्ज के रूप में लेना पड़ेगा। तो ये जो आर्थिक अनुशासन बढ़ाने की कोशिश की है, तो इस बार हमको 40,293 करोड़ रुपये उधार लेने पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी एक्चुअल उधार इस बार का देखेंगे तो ब्याज के पैसे निकाल कर ये लगभग 11,000 करोड़ के आसपास है, जो हमको बाहर से पैसा जो है एक तरह से यूज इस बार करना पड़ेगा। और ये जो है इसका जो हम उधार ले रहे हैं, जीडीपी का जो है 2.6% है कुल जीडीपी का, और इससे इसको काफ़ी घटा के लाए हैं। यानी 10 वर्षों में हमने 2.88 से 2.65 इसको किया है। हम घटाने की तरफ हैं, बढ़ाने की तरफ नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है। राजस्व घाटा ये होता है कि हमारे कुछ कुल कितने पैसे हमको प्राप्त हुए और जो राजस्व का काम चलाने के लिए कितने कम रह गए। 2 बजट होते हैं, एक कैपिटल बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू कोई राजस्व हिंदी में हम कहते हैं। तो जो बंधा हुआ बजट है उसको रेवेन्यू बजट या राजस्व बजट कहते हैं। जैसे तनख्वाह देनी ही पड़ेगी, पेंशन देनी ही पड़ेगी, वृद्धावस्था पेंशन देनी ही पड़ेगी, लाडली स्कीमें देनी ही पड़ेंगी। जो बंधा हुआ बजट है उसको हम कहते हैं राजस्व बजट। उस राजस्व वाले में कितनी कमी रह गई, मतलब आया सरकार के पास कितना और खर्च कितना होगा, तो 13,188 करोड़ जो है वो इस बार का हमारा राजस्व घाटा है। ये जीडीपी का 1.9% है, 13,188 करोड़ रुपये। तो ये जो है कुल बजट का 5.90% है और जीडीपी का ये 8.70% है। तो ये भी एक तरह से घटा है। पहले इसकी मात्रा ज़्यादा थी। 13-14 में जब ये था तो ये 13% से ऊपर था, 13.4%, जो अब 5.9% है कुल बजट के पैसे का। 2,23,000 का अगर हिसाब निकालेंगे 13,000 तो 5.9% है। और जो है उस समय जीडीपी का 14-15 में था 1.9%, और अब जीडीपी का ये रह गया है 0.87%। यानी हम 10 सालों में भी बेटर मैनेजमेंट की तरफ है।
आर्थिक दृष्टि से अच्छा मैनेजमेंट हमने करने की कोशिश की है। एक टर्म और चलती है प्रभावी राजस्व घाटा, जिसका मतलब होता है कि इस पैसे में से कुछ पैसे हम पंचायतों को देंगे, हमारे जो सरकारी उपक्रम हैं उनको देंगे, और वो पैसा नगर निकाय को देंगे। वो पैसा अगर विकास के कामों के लिए दिया है, तनख्वाहों के लिए नहीं, तो वो इसमें से और घटा दिया जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है, उसको फिर पूंजीगत उसमें जोड़ा जाता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा के हिसाब से देखेंगे तो ये अभी हमारे जीडीपी का केवल, मैंने पहले कहा राजस्व घाटा 0.87% तो ये प्रभावी जो रह जाएगा 0.14%। तो ये जब हमने शुरुआत की थी, ये पिछले साल भी ये 86% था, 0.86%, 86%। तो इसमें भी हम प्रभावी राजस्व घाटा में भी आगे गए। और जो बजट का खर्च जिसमें हम कहेंगे, उसमें भी हम अच्छे साबित हो रहे हैं। अब पिछली बार के बजट का 98% खर्च हो गया है, जबकि 14-15 का हमारे ही बजट का जब सरकार हमारी थी तो उसका 84.45% खर्च हुआ था। यानी खर्चे भी समय से समयबद्ध रूप से होना, ये अच्छा मैनेजमेंट रहता है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय, देखिए जो रेवेन्यू बजट है वो इकोनॉमी को गति नहीं देता। तनख्वाहों के अलावा इसमें 22,000 करोड़ की तो सोशल लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, जिसमें लाडली योजना है, बाकी सब है। 10% बजट उस पर जा रहा है। तो ये जो बजट है, जो तनख्वाहों का है, पेंशन का है, ऐसे सामाजिक संरक्षण का है, ये इकोनॉमी के पहियों को 2 बार घुमाता है। जैसे मेरे को पेंशन मिल गई, मैंने आगे खर्च दिया। लेकिन जो पूंजीगत बजट है वो 6 बार घुमाता है। वो उससे कोई ओवरब्रिज बनेगा, कोई ट्रेन नई मेट्रो निकलेगी, तो वो पैसा 6 बार घूमता है। हमारी जो इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ रेट है, भारत की इकोनॉमी की 7% से ऊपर, उसका एक अच्छा कारण ये है कि देश का भी 1/3 पैसा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और इसलिए वहाँ देश की इकोनॉमी की गति अच्छी है। यहाँ भी 28,000 करोड़ रुपया पिछली बार की तुलना में, ये जो है पिछली बार 21,207 करोड़ था, ये 28,205 करोड़ है, तो ये बढ़ा है। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी की गति को बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छी निशानी है कि पूंजीगत बजट की रकम बढ़ी है। और इसमें भी जैसे मैंने वहाँ कहा था कि जो सीधा पैसा जा रहा है छोटी इकाइयों को, अगर उसको भी जोड़ लेंगे तो इसकी प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। और ये लगभग जो है प्रभावी पूंजीगत व्यय 35,216 करोड़ बन जाता है हमारी बजट की रकम के लगभग 15% पर। मतलब जो पैसा, मतलब पंचायत में कोई हमारी धर्मशाला बनने के लिए गया, शहर की कोई अंदरूनी सड़क बनने के लिए गया, गांव के खेत का रास्ता बनने के लिए गया, वो जो बजट का पैसा गांव और शहर को दिया, उसमें भी कुछ पूंजीगत हिस्सा है। तो उसको मिलाकर ये जो बन जाता है, तो ये मैंने कहा ये 35,216 करोड़ बनता है, और इस कारण से 15% यहाँ पूंजीगत पैसा हो जाता है। तो ये एक दूसरी और शानदार बात है जो इसकी मात्रा उस प्रकार से बढ़ी है। एक हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि केंद्र से जो हमको पैसा मिलता है उसका अगले 5 साल के लिए हमारा परसेंटेज बढ़ाया है। जो हमको केंद्र के करों में से हिस्सा मिलता है, तो पहले ये हमारा हिस्सा जो था वो 1.093% था देश के कुल टैक्स के हिस्से में से, 1.093%, और अब हमारा हिस्सा हो गया है 1.361%। ये 24% की बढ़ोतरी है। तो मोदी जी का धन्यवाद, इसके कारण से 20,772 करोड़ रुपए मिलेंगे केंद्र के टैक्स के हिस्सों में से। और ये एक और खुशी की बात है, देश के सभी राज्यों में सबसे ऊपर है ये परसेंटेज के हिसाब से। मात्रा में तो नहीं हो सकता, हमसे बड़े बड़े राज्य हैं, परसेंटेज के हिसाब से ये हमारा सबसे ऊपर है जो हिस्सा हमको वहाँ से मिल रहा है।
इन 10 वर्षों में हमने जो हमारे उपक्रम है, जैसे चीनी मिलें हैं, जो भी सरकारी ऐसे उपक्रम हैं, टूरिज्म के ये चलते हैं, अपने कहीं कर्ण लेक है, कहीं पिंजौर है, बाकी सब है, जो भी सरकार के अलग अलग अपने उद्योग हैं, उपक्रम हैं। पहले जो है 14-15 में 20 कमाऊ थे, अब 24 कमाऊ हैं। ये तो घाटे में ज़्यादा चलते थे। अब 14-15 में ये रुपया कमा रहे थे 450 करोड़ रुपए, अब कमा रहे हैं 1205 करोड़ रुपए। तो कमाऊ उपक्रमों की संख्या बढ़ी है और उसका पैसा भी जो है वो लगभग 3 गुना बढ़ गया है। अभी भी कुछ घाटे के हैं, जो है 18 अभी भी घाटे में, और 1012 करोड़ रुपया जो है वो घाटे का उनका रहता है, जो सरकार को भरना पड़ता है। लेकिन इसमें भी सुधार है, 3 गुना। 2014-15 में घाटा 2889 करोड़ था। तो ये भी बेटरमेंट है। तो मैं ये कहूँगा कि आर्थिक मैनेजमेंट बेटर करने की कोशिश की है। एक और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी विभागों का बजट बढ़ा है, और उसमें जो हमारी कमिटमेंट है लाडली बहना वाला, वो 1,80,000 तक आमदनी वाली बहनें जुड़ जाएंगी, तो उसमें से बढ़ने वाला है, उन सब की आमदनी बढ़ने वाली है। गरीबों की जो चिंता की जाती है कि उनको प्लाट दिए जाएं, मकान दिए जाएं, वो बजट में उस प्रकार से बढ़ा है। किसानों की बहुत अच्छी चिंता की है। मैं मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक तो ट्यूबवेल का सिस्टम जो है वो अलग से बन जाए, जो अपने 2 बिजली निगम बने हुए हैं अलग अलग, उसके स्थान पर किसानों के लिए अलग बने तो ट्यूबवेल कनेक्शन जल्दी मिले। इसी प्रकार से सोलर जो है वो ट्यूबवेल देने का प्रोविजंस है। इसी प्रकार से जो कपास के किसान हैं, दलहन के किसान हैं, उनकी सब्सिडी बढ़ाई है 2,000 और कपास में 4,000 तक भी ले गए हैं। और जो पहले परंपरागत खेती वाला 3 साल तक का था, उसको 5 साल तक जो है 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। और एक बात मैं पहले कह चुका हूँ कि जो लवणीय रेसी भूमि है उसको सुधारने के जो है वो इसमें रखा है। तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी जो है उसमें से चीज़ें करने का काम किया है। तो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानों को विशेष, क्योंकि मेरे पे कृषि मंत्रालय रहा है, तो ऐसे में उस विषय को जो जानना और समझना वो मेरे ज़्यादा ध्यान में आता है उस नाते से। तो ये काफ़ी अच्छी बात की गई है। एक और अच्छी बात की गई है कि इस बार पैक्स को भी जो है वो सामान्यतः कोऑपरेटिव हमारे यहाँ घाटे में रहता है, इस बार पैक्स भी फायदे में आए, इसका टारगेट लेके चले हैं। सबसे छोटी इकाई है कोऑपरेटिव की, हम गांव में जो खाद वगैरह बांटती है, तो 300 पैक्स को लाभ में लाने के लिए इसमें वो लेकर चले हैं। और इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी का है, क्योंकि हरियाणा में उसका इंटरनेशनल सेंटर है गुड़गांव में, तो बाकी स्थानों पर चाहे पंचायतों में चाहे सरकारी इमारतों पर भी किस प्रकार से सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में उनको बदला जाए, इसके लिए भी काफ़ी जो है जोर दिया गया है। ये जो शादियां हैं ये भी अच्छा बिजनेस है। और डेस्टिनेशन मैरिज केवल राजस्थान ज़्यादा खींचता है, थोड़ी सी हिमाचल खींचता है, थोड़ी सी बाहर के देश खींचते हैं, लेकिन राजस्थान सबसे टॉप में है। उस पर भी निगाह गई है। इस बार हरियाणा में भी 3 डेस्टिनेशन, गुड़गांव के निकट, एक खुदा के निकट, एक जो है पिंजौर, तो अपने आप में डेस्टिनेशन है। तो ऐसे डेस्टिनेशन मैरिज का भी कुछ हमारे यहाँ उपयोग उस प्रकार का बढ़े। और महिलाओं में जो लखपति दीदी वाला विषय है, और महिलाओं के लिए पिंक कैब चलाने की योजना, जैसे ऊपर से वो सारथी चलाई है अमित शाह जी ने, तो यहाँ भी बहनों के लिए भी उस प्रकार से केवल बहनें आराम से सुरक्षा से यात्रा करें, पिंक कैब वाली योजना को बढ़ाया गया है। और सक्षम आंगनवाड़ी जो है वो 1,000 खड़ी करने का भी टारगेट रखा गया है। और केवल महिलाओं के लिए अभी लगभग 350 बसें चलती थी, जिनको 500 किया जाएगा। तो ये भी एक जो है अच्छी पहल है। मैं कहूँगा कि जिन चीज़ों को जो है अग्निवीर के लिए 20% की जो रिजर्वेशन की है, तो सभी अग्निवीर जो मुझे लगता है कि आएंगे वो आकर सेट हो जाएंगे यहाँ दूसरी नौकरियों में। तो एक अच्छा निर्णय इस प्रकार का है।
HSIDC अभी ज़मीन लीज पर भी देना शुरू करेगी। ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, तो उद्योगपतियों को ये भी मैं मानूंगा कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति अब इसलिए उद्योग नहीं लगाते कि हरियाणा में ज़मीन के भाव सबसे ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर रेंट पर उनको ज़मीन मिलती है सालाना लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो शायद उनको आसानी होगी। नहीं तो कितने करोड़ों के प्लॉट अभी हैं, औद्योगिक प्लॉट, उसके कारण से सभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इस निर्णय के लिए भी मैं जो है मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। इससे उद्योगों को हम यहाँ और बड़ी मात्रा में बचाने में कामयाब होंगे। सड़कें पहले भी अच्छी बनी हैं और 5,000 किलोमीटर की सड़कों का सुधार का विषय आया है, नए ROB बनाने का विषय भी आया है। विद्यार्थियों के लिए भी 1,000 नई बसें खरीदने का जो है संकल्प इसमें लिया गया है। और एक विषय ये भी आया है कि किस प्रकार से हम ग्राम सभा की भूमिका बढ़ाएं। ये भी आया है कि हम इस सबसे छोटी इकाई की भूमिका भी जो है साल में 3 बार बैठक और कम से कम 6 विषय वो पास करें। तो मैं कहूँगा कि एक, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि ये बजट भविष्यगामी है। ये बजट जो वर्तमान में दुनिया के सामने चैलेंजेस हैं वो हमारे प्रदेश में भी हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, उसको एड्रेस करने वाला है। ये बजट आर्थिक स्थायित्व का है। ये बजट ऐसा नहीं है कि जिसको मैं केंद्र के बजट के बारे में कहा था इस बार कि साधारण भाषा में कहना हो तो बच्चों ने कार नहीं खरीदी, प्लाट खरीदा है। घर के हिसाब से कोई कहे तो प्लाट इन्वेस्टमेंट है, कार खर्चा है। लेकिन केंद्र के बारे में ये कहा मैंने, राज्य के बारे में कहूँगा संतुलन है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन नई योजनाओं के लिए पैसा भी खूब दिया गया है। तो इसमें दोनों चीज़ हैं, शायद प्लाट भी है और कार भी है, यानी तो मैं नायर जी को इस बजट के लिए बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी, क्योंकि कल बजट आ चुका है, मेरे से भी अधिक जानकारी है। पत्रकार, बहुत विद्वान पत्रकार यहाँ बैठे हैं, इसलिए जो बातें मुझे लगी वो मैंने आपसे साझा की। बजट है वो 80% बजट तो जो आपकी जो तय खर्चे हैं, चाहे वो सैलरी, पेंशन स्कीम या जो प्रोविजन जो आपने करे उन्हीं में खर्च हो रहे हैं। इस प्रदेश के बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष चिंता जता रहा है, इसका क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष के जी अगर इस तरह से कर्ज घटाने की कोई योजना किसी भी सरकार के पास नहीं है, तो हर एक पार्टी जो कुछ योजनाओं की घोषणा करती है, जैसे अभी लाडो लक्ष्मी की योजना की घोषणा की, उसमें बजट चला गया, ऐसे ही हर एक पार्टी घोषणा करती है, तो खर्च घटेगा कैसे? देखिए, यही सवाल था, इसलिए मैं इस सवाल, मैंने देखा विपक्ष ने क्या कहा है और इसलिए मैंने अन्य राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास और तो कुछ कहने को था नहीं। और जब इसका हम कंपैरिजन करते हैं और जब हम वैश्विक कंपैरिजन भी करते हैं, जब देश का विषय था तो दुनिया का भी मैंने कंपैरिजन किया। जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका पर भी उनके GDP का 85% कर्ज है, 85% बता रहा हूँ मैं। चाइना पर कंपेरेटिवली कम है, उनका शायद 50 से 60 के बीच में है। तो ये जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलने का जो पैटर्न है, वो दुनिया के पैटर्न के हिसाब से कुछ चीज़ें उस पर बढ़ती है। एक समय था जब हम ये बात करते थे कि पैसे होने के बाद गाड़ी खरीदेंगे, पैसे होने के बाद घर बनाएंगे। ये मेरे जीवन काल में ही था और जो मेरे से कम उम्र के हैं उनके माता पिता के जीवन काल में था। लेकिन अब आप में से सामने बैठे हुए लोगों पर सब पर कर्ज है। अब हम गाड़ी लोन पर ले रहे हैं, अब हम मकान की किस्तें भर रहे हैं,
तो व्यक्तिगत इकोनॉमी से लेकर प्रदेश और देशों की इकोनॉमी के ये पैटर्न है। इस पैटर्न में हम व्यक्तिगत जीवन में भी एक लिमिटेशन देखते हैं लेते समय कि मेरे पर दाब आई तो मेरे सारे रिसोर्सेज मिला के मैं कितने % पे इसको पे कर दूंगा। जीडीपी सालाना कमाई है हमारी भाई, और कुछ नहीं है, एसेट्स नहीं है। जीडीपी 13,67,000 करोड़ की सालाना कमाई है, उसके 25% का कर्ज है। प्रदेश की सालाना कमाई है ये 3 लाख। इसलिए हाँ, हमेशा ही बजट से ज्यादा होता है, देश पर भी बजट से ज्यादा है। बजट तो उसका बहुत थोड़ा हिस्सा होता है जीडीपी का, देश का बजट भी उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है। इकोनॉमी तो हमारी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है, देश की 370 लाख करोड़ की है, देश का बजट 53 लाख करोड़ का है। ये इसको समझने की बात जरूरत पड़ेगी। पूरे देश की कमाई प्रदेश का बजट नहीं हो सकता, सब लोगों की कमाई है ये 13,67,000 करोड़ प्रदेश की। देश की सब लोगों की कमाई 4.2 ट्रिलियन डॉलर है। भाव के कारण से ऊपर नीचे रोज हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर 370 लाख करोड़, बजट 53.5। तो इसलिए ये पैटर्न जो है, इसमें यही मानक है कि भाई कितने % से उसके 3% से कम रहे, वो है मैंने बताया 2.65 जीडीपी के। अभी का मैंने बताया कुल जीडीपी के कितने % तक जा सकता है ना, तो वो बताया मैंने 25% से ऊपर हमारा कर्ज नहीं है। इस बार का कर्ज 2.65 की रेंज पे है। सब चीज़ सुनिश्चित और सुरक्षित है, विपक्ष को बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा की इकोनॉमी शानदार है और शानदार रूप से चिंता की गई है, और हम इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे अच्छे तरीके से बढ़ने वाले राज्यों में हैं देश में, शानदार तरीके से। इसके लिए मैं बधाई दूंगा हरियाणा को, जो और बहुत सारे राज्य हैं हमारे जितने शानदार तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम के साथ नू है, तो गुरुग्राम की 7 गुना 10 गुना ज्यादा है और नू में सबसे कम है। आपको लगता है कि पर कैपिटा इनकम के लिए पूरे प्रदेश में आपका सुझाव अच्छा है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा आपको। देखिए, मैंने कहा भारत की इकोनॉमी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की है। मैं एक और आंकड़ा कह रहा हूँ, भारत की अभी इकोनॉमी पीपीपी में प्राइस पैरिटी में, परचेजिंग प्राइस पैरिटी में 19 ट्रिलियन डॉलर, 16 से 19 ट्रिलियन डॉलर गिनी जाती है, 16 से 19 ट्रिलियन डॉलर। ये क्या है? जितने पैसे में आपका कोई भाई बहन जो अमेरिका रहता है 4.5 लाख रुपए में जितना मजा वो लेता है, 1 लाख रुपए में उतना भारत में रहने वाला मजा लेता है। एक मिनट भैया, और ये प्राइस पैरिटी अलग अलग शहरों की भी अलग है। आप ढूंढ सकते हो, भुवनेश्वर देश के सस्ते शहरों में है, बेंगलोर महंगे शहरों में, चंडीगढ़ महंगे शहरों में है, लखनऊ कंपैरेटिवली सस्ते शहरों में है। हर शहर की प्राइस पैरिटी अलग है। इसी प्रकार से नू और गुड़गांव में रहने की कीमत भी अलग है। इनकम का अंतर है तो वहां के बासिंदे के खर्चे का भी अंतर है, वो एक हो भी नहीं सकता। इसलिए ये इकोनॉमी का डिफरेंस, ये जो रहेगा, ये औसत आमदनी है 3,95,000 रुपए की, लेकिन वो हमेशा ही अंतर रहेगा। बड़े शहरों में जहाँ ज़्यादा भी होगी उनके खर्चे ज़्यादा होंगे। हो सकता है खुशहाल आदमी नू वाला ज़्यादा हो कम कमा के और उस पर कर्जे कम हो, और गुड़गांव वाले पे कर्जे ज़्यादा हों। इसमें से कुछ ऐसे विभाग है जो 450 करोड़ की कमाई कर रहे थे, लेकिन अब वो 3 गुना हो गए और फिर सरकार को मदद करते हैं किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने में, वो 1200 करोड़ के पार हो गए। ऐसे आपने घाटे वाला भी बताया कि जो घाटे में थे वो भी किस तरह से 3 गुना आगे की तरफ बढ़े और घाटा कम किया है। ऐसे भी कुछ विभागों की सूचियां, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, एस्टेब्लिशमेंट की जो घाटे से बिल्कुल उभर के प्रॉफिट में आ गई हैं। चार विभाग आए, उनके बारे में 4 विभाग आए, बहुत डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन 4 विभाग 18 से 22 हो गए। मेरा एक सवाल यहाँ सर, पत्रकारों की कुछ मांगे पिछले काफी समय चली आ रही हैं, जिसमें 2 मुख्य मांगे हैं टोल को लेकर और
इस पे विचार किया गया सर बजट के अंदर? फिर से दोहराइए एक बार। सर पत्रकारों की कुछ मांगे चली आ रही हैं, जो दो मुख्य मांगे हैं, टोल फ्री को लेकर और कैशलेस सुविधा को लेकर। क्या इस बजट में पत्रकारों की सहायता 2.5 लाख से 5 लाख की गई, इतना तक की है, है? बाकी नहीं है अभी। हाँ, 5 लाख तक का सहयोग, 3 से 5 तक के सहयोग की बात आई है और ये अच्छी बात है, अच्छी चिंता की गई है इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कि कोई तकलीफ़ उनको आती है तो ये सहयोग करेंगे। और ये एक मैं कहूँगा कि उस दृष्टि से देखने का कि भाई उस समय जो एक व्यक्ति जाने की गहरी चोट तो लगती ही लगती है, लेकिन एक संभावना भी ख़त्म हो जाती है। और उस समय इस प्रकार का राशि थोड़ी है, लेकिन वो सीड मनी टाइप है, लेकिन जो है एक मदद परिवारों को उस नाते से मिलेगी। उसकी तो कीमत कोई नहीं हो सकती, लेकिन तो भी मैं कहूँगा कि एक ये सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा सवाल आपसे सहना चाहूँगी, जो फेसबुक पे एक वीडियो डाला है जिसमें वो कह रहा है कि 2016 का जो आरक्षण आंदोलन था वो उस वक्त जो पूर्व में जो सरकार थी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, उनके कुछ नजदीकी लोगों का नाम लेके उन्होंने कहा है कि वो उनकी साजिश थी, उसमें कैप्टन मंडल में घर चलाने की बात है, तमाम करके उन्हें 47 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पे वायरल है। वो वैसे जो व्यक्ति है वो 56 जो बरी हुए इस मामले में कोर्ट के आदेश के चलते उनसे अलग कर सकते पीओ घोषित है हालांकि, लेकिन उन्होंने ये जिक्र किया सर कि उन लोगों को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ नजदीकी लोग थे उस वक्त उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहित किया और वो उनकी इन्वॉल्वमेंट बता रहे सब लोग इन्वॉल्वमेंट की तो संज्ञान में उसी में ऐड करूंगी सर, उन्होंने ये भी कहा कि साथ कि हुड्डा के कहने पे ही पूरा जो रोहतक है वो शहर को जलाया गया। देखिए, मैं ये कहूँगा कि भारत का जो मॉरल वाक्य है, हमारी संसद में भी लिखा है, सत्यमेव जयते है। सत्य को दबाया जा सकता है, कुछ समय तक छुपाया जा सकता है, लेकिन सत्य अंततोगत्वा प्रकट होकर रहता है और सत्य अपने पूर्ण रूप में प्रकट होकर ही रहेगा। लंबे समय तक सत्य को, सूर्य को लंबे समय तक बादलों से नहीं ढका जा सकता है। इसलिए जिस भी रूप में सत्य है वो अभिव्यक्त होगा ही होगा और लोग उससे सुपरिचित होंगे ही होंगे। आप सभी का आज के इस प्रेस